हाँ हाँ। तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं, अपना थर्ड चैप्टर। कौन सा? भू संसाधन तथा कृषि। कौन सा चैप्टर है? भू संसाधन तथा कृषि। इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर में बताया गया है कि भू संसाधन के बारे में। भू संसाधन क्या है ये बताया गया है। और इस चैप्टर में कुछ प्रमुख फसलें फसलें वो बताई गई हैं। जो आपको फसलों में होता है कि फसल का फसल का तापमान आपको याद नहीं होता है, मतलब कि ये कितने तापमान पर, मतलब कि इसका तापमान, मतलब कितने तापमान पर ये उगती है वो, और बोई जाती है, मतलब कि इसको इसको कितना तापमान चाहिए पकने के लिए, वो आपको याद नहीं होता है। वर्षा वर्षा कितनी चाहिए, वो अगर आपको याद नहीं होता है। अगर आपको क्षेत्र याद नहीं होते हैं, मतलब किस क्षेत्र में ये ज़्यादा उगती है, मतलब कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, वो आपको याद नहीं होता है। या कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, वो आपको याद नहीं होता है। तो आप इस वीडियो को पूरी देख लें, आपको गारंटी आपको याद हो जाएगा। मतलब कि आज से पहले आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। समझ में आया? समझ में आया? क्यों? क्योंकि मैंने इस तरीके से पढ़ाया ही नहीं, फर्स्ट वीडियो है ऐसा मेरा इस चैप्टर पर। अब आता है सबसे पहले हम भू संसाधन की बात करेंगे। जो भूमि उपयोग है, भूमि उपयोग भूमि भूमि उपयोग भूमि उपयोग के आधार पर किसने, अपने भू राजस्व विभाग ने जो जो 9 भागों में बांटा है। भूमि उपयोग के आधार पर भू राजस्व विभाग ने भूमि को 9 भागों में बांटा है। सिंपल सिंपल। अब वो 9 भाग कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे अपन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। वनों के अधीन क्षेत्र, साफ पता चल रहा है। जो 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 भूमि वनों के अधीन है उसे क्या कहेंगे? वनों के अधीन क्षेत्र। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, गैर कृषि कार्य मैंने अभी दूसरे चैप्टर में बताया क्या क्या होते हैं, उन सब में प्रयुक्त भूमि। समझ में आ गया? समझ में आ गया। बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर जहाँ पर मतलब कि जहाँ पर जहाँ पर मतलब कि फसल नहीं हो सकती, उसे क्या कहते हैं? बंजर या व्यर्थ भूमि। समझ में आ गया? समझ में आ गया। स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह स्थायी चारागाह जहाँ पर पशु चारण करते हैं, पशु पशु चरा करते हैं, उसे कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। विविध तरु फसलों विविध तरु फसलों विविध तरु फसलों व उपवनों के अधीन क्षेत्र। समझ में आया? मतलब कि विविध तरु फसल है या उपवनों के, उपवन मतलब पार्क, तरु फसला मतलब कि जैसे कि फल हो गए, ये सब चीज़ें। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये क्या होते हैं? मतलब निजी भी हो सकते हैं, मतलब कि पार्क पार्क और ये निजी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? निजी निजी भी हो सकते हैं। हाँ सर, हो सकते हैं। और जैसे कि किसी ने, निजी कैसे हो सकते हैं? जैसे किसी ने कि आम का बगीचा बनाया हो और आम आम बेचने के लिए यूज़ करेगा वो, तो हाँ सर उसे व्यापार होगा। हाँ सर, ये निजी निजी क्षेत्र पे है। हाँ सर, तो ये किस में आएंगे? जैसे आम का बगीचा है तो वो किस में आएगा? विविध तरु फसलों व उपवनों के अधीन क्षेत्र में। समझ में आ गया? अब आगे चलो। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। अब चार चीज़ें एक साथ, इसमें कंफ्यूजन हुआ ना तो फिर देख लेना, मतलब कि इसमें डामाडोल करेगा आपको एग्जामिनर। 5 वर्ष से ज़्यादा, 5 वर्ष जैसे कोई भूमि है, ये कोई भूमि है, अगर इसको आपने मतलब कि 5 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए इस पर कृषि नहीं की तो इसे क्या कहेंगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। क्योंकि इस पर कृषि की जा सकती है पर आप कर नहीं रहे हो तो इसे क्या कहेंगे? कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और अगर 5 वर्ष से कम है, क्या है? 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम परंतु 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए आपने किसी भूमि को मतलब उपयोग में नहीं लिया, मतलब उस पर कृषि नहीं की, तो उसे क्या कहेंगे? पुरातन प्रतिभूमि। और 1 वर्ष से कम समय के लिए तो उसे कहेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। मतलब 1 वर्ष से कम समय के लिए, मतलब एक वर्ष से कम समय के लिए, वो पहले गलत बोल गया हो तो सॉरी। 1 वर्ष से कम समय के लिए अगर आप उसको उपयोग ना करो तो उसे क्या कहेंगे? वर्तमान प्रतिभूमि। अगर आप अभी उस भूमि पर फसल बो रहे हो, काट रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? निवल बोया गया क्षेत्र। समझ में आया? 5 वर्ष से ज़्यादा हो तो कृषि होगी व्यर्थ भूमि, 5 वर्ष से कम और 1 वर्ष से ज़्यादा हो तो पुरातन पुरातन प्रतिभूमि, और 1 वर्ष से कम हो तो वर्तमान प्रतिभूमि, और अभी आप बो रहे हो, काट रहे हो तो निवल बोया गया क्षेत्र। ये हो गया। तो ये हो गया अपने। अब अपने क्या है?
अब अपने हैं साझा संपत्ति संसाधन। अब अपने क्या है, साझा साझा संपत्ति संसाधन। क्या है, साझा संपत्ति संसाधन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ ये पूछा हुआ है 2-3 बार, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, देखना इसको ध्यान से। वैसे तो मैं जो जो बता रहा हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? समझ में आ गया। क्या होता है इस पे जो मतलब कि साझा साझा संपत्ति संसाधन है, इस पर राज्य का अधिकार होता है। किसका किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? राज्य का अधिकार होता है। किस पर? साझा संपत्ति संसाधन पर। साझा साझा संपत्ति संसाधन जो इस पर क्या होता है, राज्य का राज्य राज्य का क्या होता है, अधिकार होता है। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। इसका जो दायित्व होता है, मतलब कि दायित्व हो गया या उपयोग हो गया, मतलब कि दायित्व 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 नहीं, उपयोग, सॉरी दायित्व नहीं कह सकते, उपयोग। उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है? इसका उपयोग। दायित्व नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? उपयोग। वो गलती से निकल गया, सॉरी। सामुदायिक सामुदायिक उपयोग होता है इसका। क्या होता है? सामुदायिक उपयोग। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें आते हैं जैसे चारागाह, सामूहिक चारागाह, तालाब हो गया, वन हो गए, वन वन तो सबके हैं, चारागाह क्षेत्र भी सबका है, और तालाब भी सबका है। समझ में आ गया? ये चीज़ें इसमें आती है, साझा संपत्ति संसाधन, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। अब देखो, अब अब आपके साझा संपत्ति संसाधन, साझा संपत्ति संसाधन हो गया। अब अब जो आपकी अब आपकी जो कृषि है, क्या है? आपकी कृषि है आर्द्रता के आधार पर। किसके आधार पर? आर्द्रता के आधार पर। आर्द्रता आर्द्रता के स्रोत, सॉरी आर्द्रता के नहीं, आर्द्रता के स्रोत के आधार पर। आधार पर आर्द्रता के स्रोत के आधार पर जो आपकी जो कृषि है, कृषि को क्या किया गया है? बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। आर्द्रता के स्रोत के आधार पर जो आपकी कृषि है, क्या है? आपकी कृषि है, कृषि को क्या बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। क्या बांटा गया है? 2 भागों में। मतलब कितने भागों में बांटा गया है? क्या नहीं, कितने 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 बोलना चाहता था मैं। क्या नहीं, कितने कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक एक जहाँ पर सिंचाई होती है, एक जहाँ पर सिंचाई होती है, सिंचित कृषि, और एक जहाँ पर वर्षा पर निर्भर होते हैं। दो प्रकार की कृषि हो सकती है। सिंचाई मतलब कि आर्द्रता के आधार पर, आर्द्रता के स्रोत के आधार पर 2 प्रकार की कृषि हो सकती है। एक जहाँ पर वर्षा होती है, एक जहाँ पर वर्षा नहीं होती है और सिंचाई के द्वारा कृषि की जाती है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। कृषि कृषि ये 2 प्रकार की होती है, एक सिंचित, एक वर्षा पर निर्भर। जो वर्षा पर निर्भर होती है उसे क्या कहते हैं? बारानी कृषि। ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक जितनी बार पूछा गया है। बारानी कृषि क्या होती है? वर्षा पर निर्भर कृषि, वर्षा पर निर्भर कृषि क्या कहते हैं? बारानी कृषि। समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ, क्या कहते हैं? बारानी कृषि। क्या कहते हैं? बारानी कृषि। समझ में आ गया। अब जो सिंचित कृषि है, क्या है? सिंचित कृषि है, इसको भी वापस 2 भागों में बांटा गया है। और जो वर्षा पर निर्भर कृषि है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आप सिंचाई दे रहे हो, किसको दे रहे हो? फसल को। एक तो आप मतलब कि इतनी आपको आपकी आपकी मतलब कि पूरी उम्मीद सिंचाई पर ही है। मतलब कि आपके वर्षा हो ना हो, आप क्या कर रहे हो? पूरी जो फसल है, फसल को जितना पानी चाहिए, उसको उगाने से लेकर उसकी कटाई तक, कहाँ तक? उसको उगाने से लेकर उसकी कटाई तक जो पूरा प्रोसेस है कृषि का या उस फसल का, उस पूरे प्रोसेस में जितना जल जल चाहिए, वो पूरा जल आप सिंचाई के द्वारा ही ले रहे हो। मतलब कि आप जो जो फसल है, फसल का उत्पादन सिंचाई के द्वारा ही कर रहे हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कह देंगे उत्पादन उत्पादन कृषि। हाँ, तो ये सिंचित उत्पादन कृषि हो गई। कौन सी हो गई? उत्पादन कृषि। और एक जो कृषि जिसमें कि जैसे कि आपकी ये फसल आपने उगाई,
फसल उगाई, और आप केवल उसमें उतना ही पानी दो कि वो फसल सूखे ना, मतलब कि उतना ही पानी दो कि वो सूखे ना। समझ में आया? समझ में आ गया। तो आप क्या कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी सिंचाई करके उसकी क्या कर रहे हो, रक्षा कर रहे हो। तो ऐसी कृषि को अपन क्या कह देंगे, रक्षित कृषि। रक्षित सिंचित कृषि। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब ये बारानी कृषि, बारानी या वर्षा पर निर्भर। वर्षा पर निर्भर ये भी दो प्रकार की होती है। एक एक तो होती है शुष्क, वर्षा पर निर्भर है। एक तो वो जगह जहाँ पर कम कम वर्षा होती है, और एक वो जगह जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है। कम जगह वर्षा, कम 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 वर्षा होगी, उस स्थान को क्या कहेंगे, शुष्क भूमि। क्या कहेंगे, शुष्क भूमि। और जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी, ज़्यादा बारिश होगी, उसे अपन क्या कहेंगे, आर्द्र आर्द्र भूमि कहेंगे। हाँ, तो ये हो गया, ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें देखो, देखिए इसमें आप एक चीज़ याद रखो बस, जो शुष्क कृषि किसे कहेंगे, शुष्क भूमि किसे कहेंगे, और आर्द्र भूमि कृषि किसे कहेंगे, और शुष्क भूमि कृषि किसे कहेंगे। आप याद रखो, क्या याद रखना है। हाँ, तो क्या कि 75 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा हो, मतलब कि कम बारिश होगी तो शुष्क कृषि। 75 से कम कम वर्षा, तो कम वर्षा तो शुष्क। और 75 से ज़्यादा वर्षा तो आर्द्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया। बस, कृषि सिंचित आर्द्रता के स्रोत के आधार पर कृषि दो प्रकार की, सिंचित और वर्षा पर निर्भर। वर्षा पर निर्भर को क्या कहते हैं, बारानी कृषि भी कहते हैं। फिर सिंचित में दो, एक जिससे उत्पादन हो रहा है, एक एक जिससे रक्षा हो रही है, सिर्फ फसल की रक्षा हो रही है, तो रक्षित उत्पादन और रक्षित रक्षित कृषि, ये हो गया। फिर वर्षा पर निर्भर बारानी कृषि, एक में 75 वाला क्राइटेरिया लेना है अपन को, और उससे कम बारिश होगी तो शुष्क, और ज़्यादा बारिश होगी तो आर्द्र। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब अब आती है अपने अपने कृषि कृषि ऋतु है। कृषि ऋतु है क्या, कृषि ऋतु। भारत में कुल कृषि कितनी रि- भारत में कुल कितनी कृषि ऋतुएं होती है? कितनी होती है? तीन। एक रबी एक रबी, एक जायद, और एक खरीफ। ये तीन क्या होती है, कृषि ऋतुएं होती हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो रबी की फसल, कौन सी फसल, रबी की फसल। ये सबसे पहले अपन कौन सी पढ़ेंगे, रबी की फसल। अपने कितनी कितनी कृषि ऋतु होती है? तीन। रबी, जायद, खरीफ। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जो अपनी रबी की फसल है, क्या है, रबी की जो ऋतु है, सॉरी, रबी की जो ऋतु है वो कब से कब तक होती है, खरीफ की कब से कब तक होती है, जायद की कब से कब तक होती है। जो रबी की ऋतु है, रबी की ऋतु में गेहूं बोया जाता है। क्या, गेहूं। जो ये भारत है, आपने पढ़ा होगा अपने 11वीं क्लास में, जलवायु वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपको बताया जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ है, कहाँ पे होता है, भूमध्य सागर में। पश्चिमी विक्षोभ से, भूमध्य सागर से जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम के द्वारा क्या लाई जाती है, मतलब कि कुछ आर्द्र हवाएं लाई जाती है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में क्या करती है, वर्षा करती है। क्या करती है, वर्षा करती है। और इसे क्या कहा जाता है, मावट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मावट। क्या कहा जाता है, मावट। और ये कब होती है, सर्दी में, सर्दी में होती है। और इसे एक और नाम से भी पुकारा जाता है, क्या, सुनहरी बौछारें। सुनहरी सुनहरी बौछारें। ये क्यों कहते हैं, सुनहरी बौछारें क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय जो उत्तर उत्तर पश्चिमी भाग है भारत का, वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं की कृषि के लिए ये क्या होती है, फायदेमंद होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुनहरी सुनहरी बौछारें। सुनहरी, सही है। अब देख लेना, सुनहरी बौछारें, सुनहरी, इन बौछारों को क्या कहा जाता है, सुनहरी बौछारें। क्योंकि ये जो गेहूं की फसल होती है उसके लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुनहरी सुनहरी बौछारें। समझ में आ गया? समझ में आ गया। गेहूं की फसल के लिए समझ में आ गया। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जो रबी की फसल है,
इसका जो टाइम है वो क्या होगा, सर्दी का समय। समझ में आ गया। आपको क्या लिखना है, आप लिख सकते हो अक्टूबर, लिख सकते हो अक्टूबर, लिख सकते हो। अक्टूबर से सर्दियाँ पड़नी शुरू हो जाती है, अक्टूबर। नवंबर लिख सकते हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च तक इसकी क्या रहती है, ऋतु रहती है। मतलब 10वें महीने से तीसरे तीसरे महीने तक, 10वें महीने से तीसरे महीने तक। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये बात पता चली गया आपको, इसका टाइम पता चल गया। मतलब कि जो रबी की फसल है वो सर्दियों में बोई जाती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और सुनहरी बौछारें, ये याद रहेगा। और गेहूं की फसल, एक फसल तो याद हुई रबी की एक फसल तो याद हो गई आपको। तो इस आपको टाइम तो पता चल गया। हाँ सर, टाइम पता चल गया रबी की फसल का। क्या पता चल गया, रबी की फसल का टाइम पता चल गया। अब देखो, अब खरीफ देखो। जो रबी की फसल है, रबी की फसल सर्दियों में हो रही है, तो खरीफ की फसल कब होगी, गर्मियों में। ये देखो यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये होती है अपनी सर्दी में। और इसका टाइम क्या रहता है, 10वें महीने से तीसरे महीने तक। समझ में आ गया, आज से समझ में आ गया। और जो खरीफ की फसल है, किसकी, खरीफ की फसल है, जो ये खरीफ की फसल है, ये कब होती है, गर्मी में। कब होती है, ये सर्दी में, ये गर्मी में। ये कब होती है, गर्मी में। गर्मी में, गर्मी में होती है। और जो ये अपना भारत है, इस भारत में मतलब कि गर्मी में इधर इस तरफ से क्या आती हैं, मानसूनी हवाएं आती हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इन मानसूनी हवाओं की दिशा कौन सी होती है, ऐसे। इसकी पूंछ पकड़नी है, क्या कर पकड़नी है, पूंछ पकड़नी है। और ये कौन से भाग में, ये देखना है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि हवा किस ओर से आ रही है। क्या पकड़नी है, इसकी पूंछ पकड़नी है। पूंछ पकड़ी अपन ने पूंछ पकड़ ली। ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर, ये पूर्व, और ये दक्षिण। तो ये कौन सा मानसून हो गया, पश्चिम दक्षिण, दक्षिणी पश्चिमी। ये कौन सा मानसून हो गया, पश्चिमी दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इस मानसून से इस मानसून से किस 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 ऋतु में होती है, मतलब ये मानसून जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, वो भारत में किस ऋतु के लिए लाभदायक है, ऐसा पूछे तो आपको, तो वो कौन सी ऋतु होगी, खरीफ की ऋतु। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और ये कब होती है, गर्मी में होती है। समझ में आ गया। तो अपने गर्मी कब पड़ती है, वो वाला टाइम लिखना है अपन को। तो गर्मी गर्मी रहती है अपन ने जून से शुरू हो जाती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून से शुरू हो जाती है। और जून से सब जब तक सर्दी शुरू नहीं होती है, तब तक क्या रहती है, गर्मी रहती है। समझ में आ गया। और बीच में जो थोड़ा टाइम रहता है, मतलब कि मार्च से तो ज़्यादा होना चाहिए। और मतलब कि जून से तो ये शुरू हो जाएगा खरीफ वाली फसलें, और इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तो 3 से 6। समझ में आ गया, समझ में आ गया, पूरा टाइम समझ में आ गया। अक्टूबर से मार्च तक रबी की फसल, और फिर मार्च से जून तक जायद की फसल, और फिर खरीफ की फसल जून से अक्टूबर तक। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जो इसकी, ये तो अपन को टाइम पता चल गया। अब जो इसकी कुछ फसलें हैं, मतलब कि कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, वो आप और देख लो, वो और इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। टाइम तो पता चल गया, हाँ सर टाइम पता चल गया। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझना। टाइम पता चल गया, हाँ सर टाइम पता चल गया। अब फसल जो रबी है, जो ये रबी लिखा हुआ है, इसमें कितना अक्षर है, 2। रबी, 2 अक्षर है, हाँ सर 2 अक्षर है। और खरीफ में 3, खरीफ 3 अक्षर है, हाँ सर 3 वर्ण है, सॉरी 3 वर्ण है। तो जो खरीफ वाली फसलें आएगी, मतलब कि इसमें अक्षर कम है, इसमें वर्ण कम है, उसमें वर्ण ज़्यादा है। तो इसमें वर्ण कम है, तो इसकी जो फसलें होगी उसमें भी वर्ण कम आएंगे। और इसमें खरीफ में वर्ण ज़्यादा है, तो इसकी जो फसलें होगी उसमें भी वर्ण क्या होंगे, ज़्यादा आएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। पर जो रबी और खरीफ में कुछ अपवाद भी है, मतलब कि ये अपनी ट्रिक कुछ कुछ जगह पे काम नहीं करेगी। जैसे कि रबी में है सबसे ज़्यादा सरसों, सरसों ही दिया जाता है। सरसों, सरसों याद रखना है आपको, ये किस में नहीं है, खरीफ में नहीं है, ये किस में, रबी में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सरसों याद रखना है यार, सरसों याद रखना है एक आपको। और इसमें आ गई आपकी पानी वाली फसलें, जैसे कि खीरा, तरबूज, खरबूज, ये सब इसमें आ गई। समझ में आ गया, इसका तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। और और इधर
इधर चावल, चावल बाजरा, वो सब चीज़ें आ गई। हाँ सर, वो सब चीज़ें आ गई। और जो इसमें 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 भी एक और चीज़ आती है। इसमें इसमें अपने इसमें अपने क्या आता है, इसमें इसमें अपने इसमें अपने चावल आ गया, कपास, ये सारी चीज़ें आ गई। और इसमें सरसों एक आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर एक तो गेहूँ मैंने बताया था, गेहूँ 2 अक्षर वाली, गेहूँ, जो चना, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया। ये किस में आती है, रबी में। ये ट्रिक याद में रहेगी। बस ये सरसों वाला ध्यान में रखना है थोड़ा, ये खरीफ में नहीं है, रबी में है। सरसों किधर है, रबी में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फसलें हो गई। हाँ सर, हो गई। अब आपके आता है ये कृषि। अब आपको क्या करना है, देखो, अब आपको क्या चाहिए, कृषि चाहिए। मतलब कौन सी फसल है, सॉरी फसल, कृषि नहीं, फसल। फसल कौन सी फसल है, वर्षा कितनी हो रही है, तापमान तापमान कितना चाहिए, और क्षेत्र कौन सा है। मतलब आपको एक क्वेश्चन लिखना है कि चावल का विस्तार से वर्णन कीजिए। चावल चावल जो फसल है उसका वर्णन कीजिए। तो आप क्या लिखोगे, चावल, चावल में कितनी वर्षा होती है, कितना तापमान चाहिए, और क्षेत्र कौन सा है। ये 3 चीज़ें लिखोगे। और एक कोई इसकी विशेषता हुई तो, जैसे चावल की विशेषता है कि जो पश्चिम बंगाल है उसमें 3 प्रकार की चावल की किस्में होती है। कौन कौन सी, ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो, ये 3 प्रकार की क्या होती है, फसल होती है। मतलब कि 3 प्रकार की चावल की कृषि होती है। मतलब कि 3 प्रकार की चावल की किस्में होती है। मतलब कि 3 प्रकार की चावल की किस्में होती हैं। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये कोई विशेष बात हो गई तो उस फसल की आपको ध्यान में रखनी है। वरना वर्षा, तापमान और क्षेत्र, ये 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, याद में रखनी है। तो ये तीनों चीज़ें मैं बता देता हूँ एकदम सिंपल तरीके से। हम्म सबसे पहले बाजरा। सबसे पहले देखो तापमान, देखो तापमान एकदम सिंपल। इसमें तीनों में सबसे सिंपल क्या है, तापमान। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, जो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल आपको याद हो गई, ट्रिक के द्वारा याद हो गई। और एक रबी की फसल, खरीफ और रबी, खरीफ की फसल और रबी की फसल दोनों आपको याद हो गई। क्या हो गई, याद हो गई। हाँ सर, याद हो गई। क्या हो गई, खरीफ की और रबी की फसल याद हो गई। हाँ, तो खरीफ की और रबी की फसल तो आपको याद हो गई। तो आपको क्या करना है, 20 डिग्री टेम्परेचर लेना है। 20 डिग्री टेम्परेचर लिया, 20 डिग्री टेम्परेचर लिया, 20 डिग्री लिया। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी खरीफ की फसल आए तो उसमें क्या करना है, 20 डिग्री से क्या करना है, तापमान ज़्यादा रखना है। 20 से ज़्यादा रखना है। क्या रखना है, 20 से ज़्यादा रखना है। बस एक ये कौन सी है, बाजरा। बाजरा में 30 डिग्री टेम्परेचर होता है। बाकी सब में 20 से ज़्यादा होता है, 30 से कम होता है। समझ में आ गया। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। और जो रबी की फसल है, रबी की फसल में आपको क्या करना है, रबी की जो फसल है उसमें 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 आपको क्या करना है, जो 20 डिग्री है, 20 डिग्री से क्या करना है, तापमान नीचे रखना है। क्या, 20 डिग्री से तापमान नीचे रखना है। 15 से 20 के बीच में रखना है आपको टेम्परेचर। तापमान क्या रखना है, 15 से 20 के बीच में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर ये फसल है आपकी, जैसे बाजरा है, बाजरा में 30 आएगी, मैंने बता दिया। और जो है, जो फसल कौन सी है, रबी की। तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो गया, 20 से कम। और 20 से कम गेहूँ, कपास में 20 से ज़्यादा, मक्का 20 से ज़्यादा, और गन्ना 20 से ज़्यादा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो ये आपकी हो गई। तापमान वाला तो कुछ रहा ही नहीं, अब तापमान वाला तो हो गया। हाँ सर, हो गया। अब बचा अपने वर्षा और क्षेत्र। मतलब कि वर्षा कितनी है और क्षेत्र कौन सा है। पहले तापमान वाला लिख लेते हैं। आप भी ऐसे लिखना, 20 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। हाँ, इससे ज़्यादा हुआ या इससे कम हुआ, इससे ज़्यादा हुआ तो खरीफ की फसल, मतलब कि खरीफ की जो जितनी भी फसल है उसमें क्या रखना है, 20 डिग्री जो टेम्परेचर है उससे क्या रखना है, ज़्यादा रखना है। और जो रबी की फसल है, रबी की फसल में 20 डिग्री से कम रखना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। सिंपल सिंपल, टेम्परेचर हो गया, हो गया। अब हाँ, तो अब टेम्परेचर हो गया। हाँ सर, हो गया। तापमान हो गया, तापमान हो गया। अब आपको क्षेत्र और वर्षा चाहिए। समझ में आया, समझ में आ गया। ये अपना भारत है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, समुद्र है, मैंने पहले भी बताया था।
यहाँ पर क्या है, समुद्र है। समझ में आया, समझ में आया। जब यहाँ पर मानसून आता है, मैंने आपको पहले बताया था, मानसून आता है इधर से मानसून आता है। तो अपने अपन के इधर असम, असम के इधर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। फिर पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, इधर फिर कम 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 होती जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में बिल्कुल ही कम होती है। समझ में आया, हाँ से समझ में आया। इधर क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है, कितनी, 200 प्लस। और जो राजस्थान के पश्चिमी भाग है उधर होती है 50 से कम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये जो डायग्राम है मैं वापस बनाता हूँ नीचे। ये इतना समझ में आया ना, इधर वर्षा ज़्यादा हो रही है, इधर कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि मतलब कि जो मानसूनी हवा है वो इधर से इधर जाती है, तो इधर 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 उनमें आर्द्रता ज़्यादा होती है, इसलिए वर्षा ज़्यादा करती है। और फिर इधर 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 कम होती जाती है, इसलिए वर्षा कम करती है। ये समझाना था बस। अब देखो, वो लाइन में वापस बनाता हूँ। देखो, ये ये बनाई, हाँ सर बनाई। ये वाला क्षेत्र है अपना असम वाला, कौन सा, असम वाला क्षेत्र ये हो गया। फिर ये हो गया अपने पश्चिम बंगाल, पश्चिम पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र। फिर ये हो गया अपने बिहार, बिहार वाला क्षेत्र, बिहार वाला क्षेत्र हो गया। ये अपने हो गया यूपी वाला क्षेत्र, और यूपी, उत्तर प्रदेश, 2 मिनट, यूपी इधर लिखो, उत्तर प्रदेश इधर। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है जो बिहार से टच है, वो बिहार के साथ जो भाग है, के साथ जो टच भाग है, उसमें क्या होती है, उसमें थोड़ी अधिक वर्षा होती है और उसमें गन्ना ज़्यादा बोया जाता है। और जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है जो हरियाणा, पंजाब, इधर इधर की साइड में इनसे टच है, उधर गेहूँ ज़्यादा होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में गेहूँ और गन्ना दोनों क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। समझ में आया, समझ में आया। जो पश्चिमी भाग अपन को लेना है गेहूं के साथ, और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग लेना है अपन को गन्ने के साथ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इधर और कौन कौन से राज्य आते हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का भी देखो। राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में वर्षा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो पूर्वी भाग है वो अपन को लेना है इसके साथ, इनके साथ। और जो पश्चिमी भाग है वो अपन को लेना है कम वाले के साथ। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये हो गया पूर्व पश्चिम हो गया, समझ में आ गया। अब देखो, अब जो ये असम वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। मैंने बताया था कितनी होती है, 200 प्लस। जो ये वाला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, इधर इधर वर्षा इससे क्या होती है, कम होती है। कितनी कम होती है, तो इधर अपने वर्षा होती है लगभग लगभग 150 सेंटीमीटर के लगभग। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर के लगभग। कितनी, 150 सेंटीमीटर प्लस, 150 प्लस, इधर 200 प्लस, इधर 150 प्लस, और इधर 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 होती है अपनी 125 प्लस, 125 प्लस। समझ में आ गया। और इधर होती है अपनी 100 प्लस, सॉरी 100 नहीं, 50 से 100 के बीच में। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इधर होती है अपनी 50 से कम। कितनी होती है, 50 से कम। समझ में आ गया, ये पूरा चार्ट समझ में आया, हाँ से समझ में आया। इधर इधर होती है अपनी सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्योंकि मानसूनी मानसूनी हवाएं होती है, जो आर्द्रता इधर क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए इधर इधर वर्षा कम होती है, फिर वर्षा कम होती जाती है। सॉरी, इधर वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि मानसूनी हवाओं में जो आर्द्रता है वो इधर क्या होती है, ज़्यादा होती है। इधर आर्द्रता ज़्यादा होती है, फिर इधर कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। इसलिए इधर इधर कितनी वर्षा होती है, 200 प्लस। इधर होती है अपनी 150 प्लस, इधर होती है 125 प्लस, और इधर 50 से 100 के बीच में, और इधर 50 से कम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इतना समझ में आया बस, और क्या चाहिए। ये समझ में आया चार्ट। अब आपके मतलब कि वर्षा और जो फसल है दोनों एकदम क्लीन हो जाएंगे। हाँ, तो असम वाला क्षेत्र है इधर, असम वाला क्षेत्र है इधर ज़्यादा क्या उगाई जाती है, चाय। इधर क्या उगाई जाती है, चाय। चाय ज़्यादा उगाई जाती है क्योंकि इधर वर्षा ज़्यादा होती है। चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी क्या उगाई जाती है, ज़्यादा उगाई जाती है। क्यों, क्योंकि इधर वर्षा ज़्यादा होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसमें एक अपवाद है, जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी का भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, कर्नाटक में। क्योंकि जो कर्नाटक का पश्चिमी भाग है, ये देखो, बताया था मैंने,
ये देखो, ये भारत है। हाँ सर, ये भारत है। जो भारत के इधर समुद्र है, जो हवा इधर से भी चलती है, पर यहाँ पर क्या है, पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट है, इसलिए पश्चिमी घाट के पूर्व में अधिक वर्षा होती है, 200 प्लस। तो इस वाले भाग में कर्नाटक भी आता है। हाँ सर, आता है। तो उस वाले क्षेत्र में भी क्या होती है, कॉफ़ी अधिक होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन का कौन सा क्षेत्र है, कर्नाटक। समझ में आ गया, क्यों है वो भी समझ में आ गया। और ये हो गया कर्नाटक। कौन सा हो गया, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक। समझ में गया, कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन का होता है कर्नाटक में। और चाय का असम में हो गया। और फिर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक 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 उत्पादन क्या होता है, चावल। क्योंकि क्योंकि जो 150 सेंटीमीटर है, जो चावल के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। इसलिए जो ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, वहाँ पर चावल की फसल ज़्यादा होती है। जो पूर्वी 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 यूपी है, पूर्वी यूपी या बिहार का जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या ज़्यादा होता है, गन्ना। क्यों, क्योंकि गन्ने में पानी कितना चाहिए, मतलब कि वर्षा कितनी चाहिए, 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा। हाँ, और ये हो गया, गन्ना हो गया। हाँ सर, हो गया। अब जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, और हरियाणा, पंजाब, और जो राजस्थान का पूर्वी भाग है, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन कौन सी फसलें बोई जाती है, यहाँ पर बोई जाती है अपने, यहाँ पर सर्वाधिक होती है, मतलब कि सर्वाधिक होती है चावल। सॉरी 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 सॉरी, चावल नहीं, चावल नहीं, चावल नहीं। यहाँ पर सर्वाधिक होती है गेहूँ। गेहूँ क्या होती है, गेहूँ की फसल। और गेहूँ और गेहूँ हो गया आपने, गेहूँ गेहूँ जो कपास, मक्का, गेहूँ गेहूँ हो गया, जो हो गया, कपास हो गया, मक्का हो गया, और और अपने और अपने ज्वार हो गया। तो इस क्षेत्र में क्या क्या होता है, गेहूँ, जो, कपास, मक्का, ज्वार। समझ में आ गया। इनके लिए कितनी वर्षा चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। और पश्चिमी राजस्थान में 50 से कम केवल एक है, कौन सा, बाजरा। इसलिए इसका टेम्परेचर अपन ने कितना लिया था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा लिया था। समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये पूरा चार्ट समझ में आ गया। एक और बार समझाता हूँ, देखो। सबसे पहले अपन ने समझा था कि मानसूनी हवाएं किधर से आती है, असम की तरफ से आती है। इसलिए असम में ज़्यादा वर्षा होती है, और फिर कम होती जाती है, राजस्थान की तरफ आते आते कम होती जाती है। जो असम वाला जो मैदान है, असम वाले मैदान में 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, उसमें उसमें 150 से प्लस वर्षा होती है, मतलब सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से प्लस वर्ष ज़्यादा वर्षा होती है। और प्लस प्लस वर्षा मतलब ज़्यादा वर्षा। और बिहार वाला और जो पश्चिम, सॉरी, पूर्वी यूपी वाला क्षेत्र है, वहाँ पर 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, मतलब प्लस 125 सेंटीमीटर से प्लस, मतलब 125 से प्लस वर्षा होती है। और जो पश्चिम बंगाल का पूर्वी भाग है, और राजस्थान का जो पश्चिम बंगाल का, सॉरी, अपने यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, पश्चिम बंगाल में तो होती है चावल। समझ में आ गया। और वर्षा कितनी है, 150 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और जो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी, सॉरी, पश्चिमी भाग है, पूर्वी भाग में तो गन्ना हो रहा है। और जो पश्चिमी भाग है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का पूर्वी भाग। समझ में आ गया। और जो हरियाणा और पंजाब, इस वाले क्षेत्र में अधिक अधिक क्या होता है, इस वाले क्षेत्र में अधिक होता है अपने गेहूँ, जौ, कपास, मक्का, और बाजरा, सॉरी, ज्वार। बाजरा तो होता है अपने पश्चिमी राजस्थान में। किधर, पश्चिमी राजस्थान में। इधर क्या होता है, बाजरा सर्वाधिक होता है। और बाजरे के लिए अब देखो, मैं बोलता हूँ, आप बोलना वर्षा कितनी चाहिए। हाँ, ये बोलना, बाजरे के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 50 से कम। और जो गेहूँ, जौ, कपास, मक्का, और ज्वार, बाजरा नहीं, ज्वार। बाजरे के लिए तो चाहिए 50 से कम, और ज्वार के लिए चाहिए 50 से ज़्यादा। समझ में आ गया, 50 से 100 के बीच में। गेहूँ, जौ, कपास, मक्का, ज्वार, इसमें क्या चाहिए, 50 से 100 के बीच में। और जो गन्ना है, गन्ने के लिए वर्षा कितनी चाहिए, 125 से ज़्यादा। और जो चावल के लिए 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा। और चाय, कॉफ़ी, इसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब जो वो अपनी इंडेक्स है, उसको अपन क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। ये वाली इंडेक्स समझ में आ गया।
तापमान तो आपको समझ में आ गया था? हाँ सर आ गया था। अब देखिए बताओ, देखिए आप मैं नहीं भरूँ उससे पहले, मतलब कि आप खुद करके देखो अपनी कॉपी में। कुछ नहीं करना है। बाजरे के लिए वर्षा कितनी बताई थी मैंने? 50 से कम, 50 सेंटीमीटर से कम, सेंटीमीटर से कम। और क्षेत्र कौन सा? राजस्थान। कौन सा क्षेत्र? राजस्थान। समझ में आया? समझ में आ गया। जो में 2 मात्रा लगेगी। ये जो हो गया, क्या हो गया? जो। और जो में कितनी मात्रा? 2 मात्रा। और जो है, जो में तापमान कितना चाहिए? तापमान कितना चाहिए मैंने अभी बताया था, 50 से 100 के बीच में। कितना? 50 से 100 के बीच में। और सर्वाधिक सर्वाधिक अपने जो है, जो सर्वाधिक कब हो जाता है? और जो सर्वाधिक कब हो जाता है? ये देखो, जो सर्वाधिक कब हो जाता है? ये इधर, इधर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और राजस्थान, सॉरी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग और राजस्थान का पूर्वी भाग में क्या बोया जाता है? जो। और भी कई सारी फसलें बोई जाती है, वो मैंने आपको बता दी। और ये हो गया आपने, हाँ सर ये हो गया। और अपनी गेहूँ, गेहूँ गेहूँ में कितनी वर्षा चाहिए? सेम, 50 से 100 के बीच में। और गेहूँ के लिए क्षेत्र कौन सा है? मैंने आपको बताया था, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूँ और गन्ना, गेहूँ और गन्ना, गेहूँ और गेहूँ और गन्ना दोनों में कौन है? उत्तर प्रदेश। गेहूं और गन्ना दोनों में कौन है? उत्तर प्रदेश। कपास, कपास कपास के लिए चाहिए अपनी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर, रेगुर मृदा भी कहते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट आप लिख लेना, ये मैंने मिट्टी का बताया नहीं है। ये जो काली मृदा है, काली मृदा, काली मृदा को क्या कहते हैं? रेगुर मृदा भी कहते हैं। जो कपास है, कपास कपास का होता है? कपास के लिए मतलब क्या होता है? मतलब किस वर्षा, मतलब कि किस वर्षा क्षेत्र में होता है, मतलब कि कितनी वर्षा चाहिए उसको? कपास को कितनी वर्षा चाहिए? तो इसको चाहिए अपने 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में। और ये कौन सी मृदा में होता है? काली मृदा में, काली मृदा। और काली मृदा में होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और इसका जो क्षेत्र है वो आप कमेंट करो, इसका क्षेत्र कौन सा है वो आपको बताना है। कौन सा? कपास का क्षेत्र कौन सा है? सर्वाधिक कपास का उगता है, सर्वाधिक कपास का उगता है, वो आपको बताना है। फिर आता है अपना मक्का। क्या आता है? मक्का, मक्का के लिए भी कितना चाहिए? 50 से 100 के बीच में। मक्का लिखा है मैंने? हाँ मक्का लिखा है। मक्का, मक्का के लिए भी कितना चाहिए? 50 से 100 के बीच में। तापमान कितने चाहिए? 50 से 100 के बीच में। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और मक्का का सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन राज्य कौन सा है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन राज्य, जल्दी जल्दी जल्दी। जो कॉफ़ी का है, कॉफ़ी का कौन है? वही मक्का का है। कॉफ़ी और मक्का, कॉफ़ी मक्का और एक और चीज़ है, कॉफ़ी मक्का और नारियल। कॉफ़ी मक्का नारियल, कॉफ़ी मक्का और नारियल, ये तीनों का है कर्नाटक में। कॉफ़ी मक्का और नारियल कर्नाटक में। और कॉफ़ी मक्का और नारियल ये याद रहेगा कि इधर लिखूँ? और कर्नाटक में क्या क्या है? कॉफ़ी और कॉफ़ी, कॉफ़ी कॉफ़ी भी लिख देता हूँ। कॉफ़ी और मक्का हो गया और नारियल। कॉफ़ी मक्का और नारियल ये हो गया। हाँ सर ये हो गया। फिर आती है अपने गन्ना, फिर आता है अपने गन्ना। गन्ने की फसल, गन्ने की फसल सर्वाधिक, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। और इसके लिए तापमान, तापमान तो बता दिया आपको कितना चाहिए? 20 डिग्री से, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। और वर्षा कितनी चाहिए? वर्षा बताओ फटाफट। किधर? ये किधर होता है अपने? बिहार के इधर, किधर? बिहार और पश्चिमी, सॉरी पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक उत्पादन, उत्पादन राज्य कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। और वर्षा कितनी चाहिए? 150 प्लस, सॉरी सॉरी, इसमें 150 प्लस नहीं चाहिए, इसमें चाहिए अपने 125। कितनी चाहिए? 100, 125, हाँ। इसमें कितनी चाहिए अपने? 125 प्लस। समझ में आ गया। और उत्पादन राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ये पूरा समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब कुछ और फसलें देखते हैं अपन। अब आती है अपनी, अब कुछ और फसलें देखते हैं। क्या देखते हैं? कुछ और फसलें देखते हैं। वर्षा, तापमान और क्षेत्र। जवार, जवार के लिए कितनी वर्षा चाहिए अपन को? जवार के लिए अपन को चाहिए, जवार के लिए कितनी वर्षा चाहिए? जवार के लिए मैंने आपको बताया था कितनी चाहिए? 50 से 100। जवार के लिए अपन को कितनी वर्षा चाहिए? 50 से 100।
कितनी, 50 से 100 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आ गया। तापमान तो वो आपको पता ही है। रबी में क्या करना है, 20 डिग्री से कम रबी की फसल हो तो, और 20 डिग्री से ज़्यादा किसकी फसल हो तो, खरीफ की फसल हो तो। खरीफ की फसल हो तो 20 से ज़्यादा, और रबी की फसल हो तो 20 से कम। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसका सर्वाधिक उत्पादन राज्य महाराष्ट्र। सर्वाधिक उत्पादन राज्य महाराष्ट्र। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब चावल, चावल चावल सर्वाधिक उत्पादन अपने पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सर्वाधिक उत्पादन का है पश्चिम बंगाल में। और जो अपना ये चाहिए कितना, वर्षा, वर्षा कितनी चाहिए, 150 प्लस। कितनी चाहिए, 150 प्लस। और अपनी मूंगफली, मूंगफली के लिए अपने को चाहिए, मूंगफली मूंगफली के लिए अपन को कितना चाहिए, जो अपने मूंगफली है, मूंगफली के लिए चाहिए अपन को जो तापमान चाहिए, तापमान कितना चाहिए, तापमान तो 20 से ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए, 20 से ज़्यादा। और जो ये है क्या चाहिए, वर्षा, वर्षा आप कमेंट करो, कमेंट करो। वर्षा, वर्षा जो मैंने लिखाया है, वर्षा के लिए जो मैंने ये लिखाया था, कहाँ गया, ये लिखाया था, इसमें मतलब कि किस किस में आएगा, मतलब मूंगफली किधर आएगी, इधर 50 से 100 के बीच में आएगी, या 125 से प्लस में आएगी, या 150 के प्लस में आएगी, किधर आएगी, आप कमेंट करके बताना ये वाली। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। और अब सरसों, सॉरी, मूंगफली सर्वाधिक उत्पादन राज्य, ये देख लो आप, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात और तमिलनाडु। समझ में आ गया, समझ में आ गया, गुजरात और तमिलनाडु। फिर आता है अपने सरसों, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राज्य राजस्थान। और सरसों मैंने कितने लगाया था, 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा के बीच में। और फिर जूट, जूट अपने बोया जाता है पश्चिम बंगाल के इधर, किधर, पश्चिमी बंगाल, किधर, पश्चिमी बंगाल। जो जितना अपने चावल में पानी चाहिए, उतना ही पानी किस में चाहिए, जूट में। जूट में लिखा है, नहीं लिखा है, हाँ नहीं लिखा है, लिख लो, इधर लिख लो, जूट, चावल और जूट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और हाँ ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। और वर्षा कितनी चाहिए, 150 प्लस, कितनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से प्लस क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। और चाय और कॉफ़ी, ये तो मैंने बताया, हाँ सर बताया। 200 से प्लस, 200 से 200 से प्लस। और तापमान, तापमान दोनों में क्या चाहिए, दोनों में चाहिए अपने, दोनों में अपना लगभग लगभग क्या चाहिए, 20 से ज़्यादा ही चाहिए। क्या चाहिए, 20 से ज़्यादा। दोनों किसकी फसल है, खरीफ की फसल है, मतलब कि खरीफ की फसल है। और क्या चाहिए, 200 200 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या चाहिए, ज़्यादा ही क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। और जो क्षेत्र, क्षेत्र तो आपको पता ही है, उधर ही बता दिए थे मैंने, असम, चाय का कौन सा, असम। और जो कॉफ़ी का कौन सा, कर्नाटक। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। ये आपकी लगभग लगभग सारी फसलें जो आपकी किताब में दी हुई है, वो आपकी एकदम क्लियर हो गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब एक दो फसलें बची हैं, वो आप कमेंट कर देना, बतानी कि नहीं बतानी, अगली वीडियो में बता देंगे अगर आप चाहोगे तो। ये समझ में तो आया ना पूरा, हाँ सर समझ में आ गया। और बस हो गया। और और तो क्या हो गया ना, बची तो नहीं, बची होगी तो फिर बाद में देखेंगे। अब क्या देखेंगे, बाद में देखेंगे। समझ में आ गया। अब देखते हैं अपन कुछ कुछ बातें देखते देखें, कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब अब जो अब जो 1950 का जो दशक था, 1950 का दशक, 1950 का जो दशक था, उसमें उसमें अपने दो प्रोग्राम चलाए गए।
क्या चलाए गए? 2 प्रोग्राम, एक गहन गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? जिला जिला कार्यक्रम। और एक अपने इस जिले की जगह आपको लिखना है गहन कृषि क्षेत्र, गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। 2 कार्यक्रम चलाए गए, हाँ सर चलाए गए। बस ये आपको 2 कार्यक्रम ध्यान में रखने हैं। और अपने, हाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, हरित क्रांति। हरित क्रांति, हरित क्रांति को भारत में शुरू करने वाले कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। समझ में आ गया? समझ में आ गया। एम एस स्वामीनाथन ने भारत में शुरू की, पर विश्व में शुरू करने वाले कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? विश्व में शुरू करने वाले कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। समझ में आ गया? समझ में आ गया। नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने कहा शुरू की हरित क्रांति विश्व में। विश्व स्तर पर किसने शुरू की? नॉर्मन बोरलॉग ने। और भारत में एम एस स्वामीनाथन ने। समझ में आ गया। और 1966-67 के बीच में हरित क्रांति चली थी। समझ में आ गया? 66-67 के बीच में। और जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति में जो गेहूं और चावल, इसके गेहूं और चावल, किनके? गेहूं और चावल के उच्च किस्म के बीज लाए गए थे। उच्च उत्पादकता किस्म के बीज, जो गेहूं के बीज थे वो लाए थे अपन मेक्सिको से। और जो चावल के बीज हैं, चावल के बीज अपन लाए थे कहाँ से लाए? ये आप क्या कर दो? कमेंट कर दो कि चावल के बीज अपन कहाँ से लाए थे। हरित क्रांति के समय चावल के बीज अपन कहाँ से लाए थे, ये आपको कमेंट करना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति में उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज उच्च उत्पादकता किस्म के बीज या बीजों का क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। क्या किया गया था? उपयोग किया गया था। समझ में आया? हाँ से समझ में आ गया। और सिंचाई जो तकनीक है उसका क्या किया गया था? विकास किया गया था। और उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं, जो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक हैं, क्या है? रासायनिक उर्वरक व रासायनिक कीटनाशक, इनका उपयोग किया गया था। समझ में आया? समझ में आ गया। तो ये आपकी हरित क्रांति के बारे में बस इतने से फैक्ट है। अब आती है कुछ समस्या। क्या? भारत की जो कृषि है, कृषि के सामने कुछ समस्या भी है, वो समस्या अपन अब पढ़ते हैं। समस्या पढ़ते हैं। हाँ सर पढ़ते हैं। तो कौन कौन सी समस्या है? 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत की कृषि के सामने जो समस्याएं हैं उनमें से किन्हीं चार का वर्णन कीजिए। चारों का वर्णन कीजिए, मतलब 4 का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? 4 का वर्णन कीजिए। भारत की कृषि के सामने जो समस्याएं हैं वो मैं अभी बताऊंगा। उनमें से सिर्फ 4 का वर्णन करना था। ये इतनी लिखाई मैंने तो 5 का किया था, पर 4 का वर्णन करना था। समझ में आया? समझ में आया। ये क्वेश्चन था 3-4 नंबर का था। ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में आया था ये। जैसे कि अनियमित मानसून, कि मानसून नियमित नहीं है, कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। निम्न उत्पादकता, समझ में आ गया। क्योंकि मतलब कि अपन की क्या उत्पादकता कम है। क्या है? उत्पादकता कम है।
उत्पादकता कम है। और जो जो वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं एवं ऋणग्रस्तता। समझ में आ गया? तो ये अपने हो गया था। और वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं एवं ऋणग्रस्तता और भूमि सुधारों की कमी और छोटे छोटे खेत हैं हमारे यहाँ। क्या है? छोटे खेत हैं या विखंडित जोत हैं। छोटे खेत, विखंडित जोत आपकी किताब में लिखा हुआ है। और वाणिज्यीकरण का क्या है? अभाव है। समझ में आया? मतलब कि घर में उपयोग किया जाता है, मतलब कि अनाज बोया, अनाज को घर में उपयोग कर दिया, बेच नहीं रहे। समझ में आ गया? उसे कहते हैं वाणिज्यीकरण का अभाव। और व्यापक अल्प बेरोजगारी कि ये कृषि का खेत है, इसमें 4 लोगों की आवश्यकता है, पर काम कितने कर रहे हैं? 8 लोग। इसे कहता है व्यापक बेरोजगारी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? ये हो गया कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ज़्यादा सिंचाई के कारण या उर्वरकों की ज़्यादा मात्रा में डालने के कारण क्या हो रहा है? कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। ये समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। सतत कृषि अब एक प्रोग्राम है। क्या है? सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, ये मिशन है। हाँ सर, मिशन है। तो इसमें क्या बताया गया है कि मतलब जो कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राथमिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक संसाधनों का संरक्षण करना। समझ में आ गया? समझ में आ गया। और इस मिशन के तहत 2 योजनाएं और हैं। PKVY और एक है RKVY। इन दोनों के बारे में आपकी मतलब कि इन दोनों की फुल फॉर्म आपको क्या क्या करनी है? कमेंट में लिखनी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चैप्टर समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो ये क्या होता है आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त। और जो PYQ है वो आपको बाद में कराए जाएंगे। समझ में आ गया?